जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्ज़ाम के पेपर टू जो है हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं पेपर टू, जिसमें हम पढ़ते हैं समसामयिक भारत और शिक्षा, इंग्लिश में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पेपर टू में पढ़ते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है बीएड एग्ज़ाम का। देखिए, इसमें हम बताए हुए थे कि पेपर टू का लगभग आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि 40 क्वेश्चन का तैयारी आप कर लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपका पेपर टू का फर्स्ट ईयर का फुल तैयारी हो जाएगा। तो इससे पहले भी हम लगभग आपको 17 क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम किन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं उसको देखते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 पे चर्चा करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषाओं के विकास पर प्रकाश डालें, और 19 नंबर है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। इन दोनों क्वेश्चन का वर्णन इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 17 तक बता दिए हैं, यदि आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वह देख सकते हैं यह वीडियो देखने के बाद, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग का बना रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देखने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषाओं के विकास पर प्रकाश डालिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है लाया गया था टाइम पे, तो उसके अंतर्गत जो है भाषा का किस तरह से विकास किया गया उन पे प्रकाश डालना है, ठीक है, या इसका वर्णन करना है। तो आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। यदि देखिए, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ताकि यदि आप लोग के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं कि ये प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत भाषाओं के विकास पर बल दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा मतलब शिक्षा की नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है, जो भाषा पे जो है काफ़ी बल दिया गया था है और विभिन्न भाषाओं के विषय में निम्नलिखित विचार अक्षरबद्ध किए गए हैं। देखिए, पहला है हिंदी। हिंदी के लिए जो है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में हिंदी के विकास से संबंधित विचार इस प्रकार है। तो हिंदी के लिए क्या क्या किया गया था शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में, तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, हिंदी का विकास करने के लिए प्रत्येक प्रकार का संभव प्रयास किया जाए, इसमें कहा गया था। दूसरा है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास करते समय इस बात, आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाए कि वह भारत की मिश्रित संस्कृति का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो है बहुत सारे क्षेत्र में लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो वही हुआ मिश्रित संस्कृति के सब व्यक्तियों के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने का उचित माध्यम बन जाए। देखिए, तीसरा है ओ हिंदी मतलब जो हिंदी नहीं बोलते हैं, ओ हिंदी क्षेत्र होते हैं, ठीक है। ओ हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के माध्यम से शिक्षा देने वाले कॉलेजों और उच्च शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाए। जहाँ पे जो हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे जो है कॉलेजों में और या उच्च शिक्षा संस्थाओं में जो है हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा है कि संस्कृत भाषा का भी एक तरह से बढ़ावा देने के लिए इस शिक्षा नीति में कहा गया था। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत संबंधी विचार निम्नलिखित हैं। पहला था कि संस्कृत भारतीय भाषाओं की वृद्धि और विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही इसने देश की सांस्कृतिक एकता को सुरक्षित रखने में अपूर्व योगदान दिया है। अतः इसके अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया था। देखिए, यहाँ पे है जो संस्कृति एकता सुरक्षित रखने में अपूर्व योगदान का मतलब हुआ कि हमारे जो भी ग्रंथ हैं, जो भी पुस्तक है, पुराना पुस्तक, वो सभी जो है संस्कृत में जो है अधिकतर लिखे गए हैं। तो वही है कि सांस्कृतिक एकता को सुरक्षित बनाए रखा है ये भाषा। आइए आगे देखते हैं संस्कृति के बारे में, इसको प्रोत्साहन देने के लिए इसमें क्या क्या कहा गया था। देखिए, विद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर संस्कृत के अध्ययन की सुविधाएं अधिक उदार रूप से दी जाए। देखिए, विद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर जो है संस्कृत के अध्ययन को जो है अधिक सुविधा या अधिक उदार किया जाए। तीसरा है संस्कृत के शिक्षण के लिए नवीन शिक्षण विधियों का विकास किया जाए। चौथा है
प्रथम और द्वितीय डिग्री कोर्सों के उन पाठ्यक्रमों में जिनमें आधुनिक भारतीय भाषाएं, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन आदि विषय होते हैं, संस्कृत का अध्ययन विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। अतः इन दोनों कोर्सों में इसके शिक्षण की संभावनाओं की खोज की जाए, ये कहा गया है। क्षेत्रीय भाषा के विकास में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कहा गया है, अब उसको देखते हैं। देखिए क्षेत्रीय भाषाएं, देखिए क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषा क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषा है। देखिए क्षेत्रीय भाषाओं में समस्त भारतीय भाषाओं को स्थान देकर निम्नलिखित बातें कही गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। देखिए भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य का विकास करके ही शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नति संभव है, अतः अदम्य उत्साह से उनका विकास किया जाना चाहिए। किसका? क्षेत्रीय भाषा का। दूसरा है भारतीय भाषाओं का विकास करके ही भारतीयों की रचनात्मक शक्तियों का को जो है क्रियाशील बनाया जा सकता है। मतलब कि जो क्षेत्रीय भाषा को यदि क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम बनाया जाए, ये उसी भाषा में ले, तो हो सकता है कि जो बालक है वो थोड़ा सा उसका अधिक विकास हो, ठीक है, या रचनात्मक शक्तियों का जो है विकास होगा, नई चीज़ को बनाने का जो है बच्चे में ये चीज़ दृढ़ होगा। देखिए शिक्षा के स्तरों में सुधार किया जा सकता है, जनसाधारण तक ज्ञान को पहुंचाया जा सकता है और लोगों के बीच की खाई को समाप्त किया जा सकता है। अतः भारतीय भाषाओं के विकास के लिए उत्साह से कार्य किया जाए, ये क्षेत्रीय भाषा के बारे में कहा गया है। तीसरा क्षेत्रीय भाषा के बारे में क्या कहा गया उसको देखते हैं। देखिए भारतीय भाषाएं पहले से ही प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। अब आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी इनको शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए द्रुत गति मतलब वह तेज गति से कार्य किया जाए। यह है 5वां है अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं। 2 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के विकास में के लिए भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था। क्या कहा गया था उसको देखते हैं। देखिए भारतवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करके शिक्षा नीति में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है। देखिए क्या क्या कहा गया है। देखिए अंग्रेजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाए। दूसरा है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज्ञान की संसार में अति तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जो है अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय भाषा आप सीख लेते हैं तो इस क्षेत्र में जाके अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए भारतवासियों को इस ज्ञान को न केवल प्राप्त करना है वरन उसमें अपना योगदान भी सुरक्षित रखना है या देना है। अतः उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं और विशेष रूप से अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 तथा भाषाओं का अध्ययन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में जो आई थी उसमें भाषा के अध्ययन के बारे में क्या कहा गया था उसको देखते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए तत्कालीन भारत सरकार ने 1 फरवरी 1979 को अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति में भाषा समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया। तो आइए देखते हैं किन किन बातों पर बल दिया गया। पहला है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम रखा जाए। तो प्राथमिक स्तर पे जो है बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा रखी जानी चाहिए। दूसरा है शिक्षा के अंतर स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। मतलब कि शिक्षा के अंतर स्तरों पे मतलब आगे जाके जो है क्षेत्रीय भाषाओं को जो है शिक्षा के माध्यम बनाना चाहिए। तीसरा है माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र जो है इससे पहले जो वीडियो बनाए हुए हैं उसमें समझाए हुए हैं त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, किस तरह से भारत में लागू हुआ, ये सभी चीज़ों की जानकारी हम इससे पहले वाला वीडियो में दिए हुए हैं। तो आपको नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी लंबा थोड़ा सा अच्छा करके बताया है, अच्छे हर पॉइंट पे हम आपको डिस्कशन किए हुए हैं। तो देखिए माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। यह सूत्र हिंदी तथा अहिंदी में निम्न प्रकार होगा। तो त्रिभाषा सूत्र पे थोड़ा सा हम इसमें भी बता देते हैं कि क्या क्या आप समझ सकते हैं त्रिभाषा सूत्र से। देखिए पहला है हिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र। हिंदी तथा अंग्रेजी के साथ एक आधुनिक भारतीय भाषा को जानना चाहिए।
ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत किसी दक्षिण भाषा को वरीयता प्रदान की जाए। दूसरा है कि वो हिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र, जो हिंदी नहीं बोलते हैं उनके लिए जो है त्रिभाषा सूत्र कैसा था। देखिए, क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी के साथ हिंदी को स्थान प्रदान किया जाए। जो जहाँ पे जो हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा और हिंदी को भी, हिंदी और साथ में जो है हिंदी को भी जो है एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी तथा भाषाओं के अध्ययन के बारे में इन्होंने क्या कहा है उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषाओं के संबंध में उस नीति को दोहराया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1968 से स्पष्ट हो गई थी। संक्षेप में इस नीति में निम्न बातों पर बल दिया गया है। तो आइए देखते हैं किन किन बातों पर बल दिया गया है। पहला है, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, किस भाषा में होना चाहिए, उसके बारे में कहा गया है। देखिए, इस नीति में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में आधुनिक भाषाएं अपनाने पर बल दिया गया है। तथापि मातृभाषा, जो 8वीं अनुसूची में शामिल किसी आधुनिक भारतीय भाषा से भिन्न हो सकती है, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। दूसरा है, त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन। देखिए, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं में से एक के अध्ययन का जो है प्रावधान होना चाहिए। सन 1986 की कार्य योजना को तैयार करते समय यह अनुभव किया गया कि निम्नलिखित कारणों में त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन संतोषजनक ढंग से न हो सका है। देखिए, जिसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत थी, जो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, माध्यमिक स्तर पर सभी भाषाएं अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जा रही है। कुछ राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा के स्थान पर एक प्राचीन भाषा को प्रतिस्थापित किया गया है। देखिए, हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षण के लिए कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं किया गया। जो दक्षिण भारत के राज्य है उसमें हिंदी को जानने के लिए या प्रयास उसको फैलाने के लिए कोई जो है उपयुक्त प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। देखिए, 3 भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन की अवधि भिन्न भिन्न है। 3 भाषा सीखने के लिए उसकी अवधि जो है, पहला प्राथमिक स्तर पे जो है क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में, आगे जो है हिंदी आप अंग्रेजी के ले सकते हैं और उससे आगे जाइएगा तो आधुनिक भाषा में आप शिक्षा ज्ञान ले सकते हैं। देखिए, प्रत्येक भाषा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले साक्षरता के स्तर स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किए गए हैं अभी तक। आइए आगे देखते हैं। देखिए, सन 1992 की कार्य योजना में अपेक्षित कार्यवाही में निम्नलिखित शामिल होंगे। तो 1992 में जो कार्य योजना हुई थी, वर्क वो हुआ था 1992 में, उसमें अपेक्षित कार्रवाई की गई थी भाषा के सीखने के लिए। देखिए, केंद्रीय सरकार हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए और हिंदी भाषी राज्यों या संघ शासित प्रशासकों को सहायता प्रदान करना जो है जारी रखेगी। देखिए, त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन की बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार जो है कदम उठाएगी। त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिए जो सरकार इसके लिए जो है कदम उठाएगी। देखिए, छात्रों की भाषा दक्षताओं में सुधार अब किस तरह से सरकार कर रही है, किस तरह से आप इसका प्रयास कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के अधीन सभी भाषा संस्थानों को स्कूल स्तर पर छात्रों की भाषा दक्षता में सुधार के लिए शामिल किया गया है। ये संस्थान भाषा शिक्षकों को प्रशिक्षण, शिक्षक सामग्री को तैयार करना, भाषा दक्षता जांच या टेस्ट तथा क्षेत्र सर्वे में आदि कार्यक्रमों में चला रहे हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान 13 आधुनिक भारतीय भाषाओं में 10 महीनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आधुनिक भारतीय भाषाओं में भाषा प्रवीणता परीक्षणों को तैयार कर रहा है। अब तक वह 6 भाषाओं के लिए परीक्षण जो है बना चुका है। तो देखिए, भाषा समस्या के कारण क्या है उनको जानने का प्रयास करते हैं। क्यों हो रहा है भाषा समस्या, उसको एक एक करके जानेंगे। यह है कि इस समस्या के अनेक कारण हैं। पहला है, हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। यूँ तो इस समय देश में लगभग 850 भाषाओं का प्रयोग होता है, लेकिन उनमें से 22 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, भारत में जो है अनेक प्रकार की भाषा हैं,
देखिए भारत में लगभग जो है 850 भाषाएं बोली जाती है, मगर 8वीं अनुसूची में जो है सिर्फ 22 भाषाओं को जो है राष्ट्रीय महत्व दिया गया है। देखिए दूसरा है सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रांतीय भाषा का ज्ञान ही आवश्यक है। तो सामान्य व्यक्तियों के लिए जो है, जो एक ही प्रांत में रहना चाहते हैं, वहाँ प्रांतीय भाषा का ही ज्ञान उसे देना चाहिए। उन्हें जब प्रांत से बाहर ही नहीं जाना है और ना सरकारी नौकरियां करनी है, तो उनके लिए प्रांतीय भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का जानना जो है आवश्यक नहीं है, या यह व्यर्थ है। देखिए आगे, देखिए देश में अंग्रेजी का वर्चस्व निरंतर जो है बढ़ रहा है। आज हमारे देश में यह स्थिति है कि उच्च वर्ग के साथ साथ मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग भी बच्चे को अंग्रेजी अवश्य पढ़ाना चाहते हैं, जिस कारण वो अंग्रेजी का वर्चस्व है। देखिए चौथा है, फिर यह त्रिभाषा सूत्र तुष्टीकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और हमारे अथवा किसी अन्य यूरोपीय भाषा के अध्ययन की बात मानसिक दासता का प्रतीक है। तो अंग्रेजी जो है हमें सीखते हैं या यूरोपीय भाषा सीखते हैं, तो ये जो है एक तरह से मानसिक दासता का जो है प्रतीक है। इसका अध्ययन तो कुछ मेधावी छात्रों के लिए लाभकारी हो सकता है। देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय भावना का अभाव है। इसके अभाव में हिंदी लोग राष्ट्रीय भाषा हिंदी का अध्ययन करने को तैयार नहीं है और एकमात्र हिंदी को संघीय भाषा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जो है राष्ट्रीय भावना का जो है यहाँ अभाव दिखाई देती है। देखिए वोट की राजनीति भाषाई समस्या का सबसे बड़ा कारण है। जब तक सीमित हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचना शुरू नहीं होगा, भाषाई समस्या हल नहीं हो सकती है। देखिए समस्या का समाधान आप किस तरह से कर सकते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सरकार इस समस्या के लिए जो समाधान खोजती है उनका विरोध होने लगता है, परंतु शिक्षाविदों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या ध्यान देना चाहिए उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला है कि वर्तमान में जो त्रिभाषा सूत्र है उसे को स्वीकार किया जाए, क्योंकि इनमें जो है सुधार होने के बावजूद भी यह अभी तक अपनाने योग्य नहीं बन सका है। त्रिभाषा सूत्र जो लागू किया गया था, इसको जो है अभी स्वीकार कर देना चाहिए। यह सुधार हुआ भी है, तो अभी तक जो है इसमें जो है अपनाने योग्य नहीं बन सकी है। देखिए दूसरा है, प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय भाषा की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी ही जाती है, उसे यथावत बनाए रखा जाए। तीसरा है, प्राथमिक स्तर से ही पारदर्शिक भाषा के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जाए, परंतु इनका अध्ययन अनिवार्य न हो। मेधावी छात्रों को इनके अध्ययन की सुविधा हो। जो मेधावी छात्र हैं या तेज है, उनको जो है भाषा शिक्षा संस्थानों में जो है जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा उनकी शिक्षा दी जाए। वे किन्हीं एक या दो भाषाओं को ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य बच्चों की भाषाओं के अध्ययन का बोझ नहीं बढ़ेगा और साथ ही मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं सीखने के अवसर प्राप्त होंगे। देखिए आगे, देखिए प्राप्त होंगे, वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनेंगे और राष्ट्र के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने योग्य बनेंगे और अंतर्राष्ट्रीय जगत में कार्य करने योग्य बनेंगे। जो मेधावी छात्र हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को महत्व देते हैं, वो सीखते हैं, तो आगे जाके वो इस चीज़ में योगदान देंगे। देखिए चौथा है, सभी प्रांतों में प्राथमिक स्तर से ही राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को ऐच्छिक भाषाओं के रूप में बढ़ाने की व्यवस्था आवश्यक की जाए। शेष भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था जो है सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार की जाए। तो देख लिए पहला क्वेश्चन। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप एक एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार देखने जाइएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, तो आप यह दिमाग में रखिए कि एक क्वेश्चन एक बार देखना है, दूसरा क्वेश्चन फिर देखना है। तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा देर के बाद आप देख लीजिएगा। तो हम इसी वीडियो में बना देते हैं ये क्वेश्चन, जो कि है भारतीय संविधान की जो विशेषता है, आप इसे किस तरह से इसका वर्णन कर सकते हैं। हमारा संविधान जो है इसकी क्या विशेषता है, इसका वर्णन करें। तो भारतीय संविधान की विशेषता को बताएंगे और उसका वर्णन भी करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपको ये। देखिए, स्वतंत्र होने के बाद हमने अपने देश के संविधान का निर्माण किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उसके बाद संविधान का निर्माण जो है शुरू हुआ था।
संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को पेश किया। तो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था और 26 जनवरी 1950 से ये हमारे देश में लागू हो गया। वर्तमान में इसकी प्रस्तावना इस प्रकार है। तो संविधान उसकी एक प्रस्तावना या उद्देशिका है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था, वह किस तरह से उसको जानिए। देखिए, प्रस्तावना जो हमारे संविधान में है, जो हम से शुरू होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह हमारा प्रस्तावना है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, देखिए, हमारा संविधान की जो विशेषता है वो हमारा संविधान लचीलापन भी है और जहाँ कठोर होता है वहाँ कठोर भी है। तो हमारा संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है, उनको जो है बीच का संविधान बनाया गया है, जो बीच में जो है ना ही कठोर ना ही अधिक लचीलापन है। देखिए, इस प्रस्तावना द्वारा भारतीय जनतंत्र का स्वरूप स्पष्ट होता है कि इसमें जो हमारा प्रस्तावना है उससे जो है जनतंत्र का स्वरूप जो है स्पष्ट होता है। इसमें भारत के लोग जो है लोकतंत्रात्मक जनहितकारी गणराज्य की स्थापना करते हैं। इस लोकतंत्र के प्रमुख आधार हैं, जो पहला है न्याय। कितना प्रकार के हमारे प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया। पहला है आर्थिक न्याय, दूसरा है सामाजिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता का जब बात किया गया है तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में दी गई है। पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता और लास्ट है धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है प्रस्तावना में। और समानता का जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया गया है एवं बंधुत्व की मतलब एकता की भी बात की गई है, जो व्यक्तित्व का आदर और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की बात जो है प्रस्तावना में की गई है, जिन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए भारत कटिबद्ध है। देखिए, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। देखिए, संविधान जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें जो है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे प्रस्तावना में। इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़े जाने के कारण भारत की तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ, आइए आगे देखते हैं, जो भी थी। देश में सांप्रदायिकता, जातीयता सिर उठ रही थी। जब ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो शब्द जोड़े गए थे उसके कारण जो है पीछे जो हो रहा था वो सांप्रदायिकता ज़्यादा हो रही थी और जातीय सिर जो है ज़्यादा उठ रही थी। देखिए, देश की अखंडता के समक्ष चुनौतियाँ थी। अतः तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रतिनिधिमंडल या प्रतिनिधिमंडल जो है में देश ने इन शब्दों को प्रस्तावना में रखना जो है उचित समझा। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो है कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जो आपको 17-18 विशेषता बताएंगे भारतीय संविधान का, तो आप इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। यही विशेषता आपको यह प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। हमारा संविधान जो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। देखिए, भारतीय संविधान आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। तो भारतीय संविधान जो है हमारा भारतीय संविधान वह जो है जो आंतरिक कोई भी क्षेत्र के अंदर जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और बाहरी निर्णय लेने के लिए भी किसी देश के साथ समझौता करने के लिए भी स्वतंत्र है, जो है पूर्णतः स्वतंत्र है। प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है हमारा संविधान। राष्ट्रीय संघ का सदस्य होते हुए भी वह
पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न है। दूसरा है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। हमारा संविधान जो है निर्मित किया गया है, लिखित है और सर्वाधिक जो है व्यापक है, मतलब सर्वाधिक लंबा संविधान, यह सबसे बड़ा संविधान है हमारा। देखिए, भारत में संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया है और इस संविधान को की जो है अधिकांश बातें लिखित रूप में है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, मतलब विश्व का जो है सर्वाधिक बड़ा संविधान है हमारा। अब भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, हमारा संविधान जो बड़ा है वो किस आधार पर बड़ा है, क्योंकि इसमें जो है आर्टिकल 395 आर्टिकल के आधार पे जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारा। जबकि अन्य देशों के बारे में देखते हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में जो है 128 अनुच्छेद ही हैं। भारतीय संविधान के व्यापक होने के कारण है, जैसे भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का संविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में न केवल सिद्धांतों का वर्णन वरन प्रशासनिक प्रबंधों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। तीसरा शब्द है समाजवादी राज्य। देखिए, समाजवादी राज्य, देखिए, भारत की सामाजिक दशा का अवलोकन करते हुए एवं सभी की सहमति से 42वें संशोधन द्वारा भारत को जो समाजवादी राज्य घोषित किया गया, पर भारत में अपनाए जाने वाला समाजवाद परिचित समाजवादों से अपने आप से भिन्न है। चौथा शब्द है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देखिए, भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा जो है विभिन्न धर्मों को मानने वालों में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। यदि राज्य में जो लोग हैं जो विभिन्न धर्म को मानते हैं, उनके साथ राज्य जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान के निर्माता धर्म विशेष को राजनीति के साथ मिश्रित करने के दुष्परिणामों से परिचित थे। वे भली प्रकार जानते थे कि धार्मिक विभेद ने देश की एकता को आघात पहुंचाया है और प्रजातंत्र की नींव समस्त देश की जनता के विश्वासों के आधार पर ही रखी जा सकती है। अतः उन्होंने परंपराओं के विरुद्ध जाकर भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया, जो कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। पांचवा है संसदात्मक शासन व्यवस्था, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह प्रमुख इच्छा थी कि भारत में पूर्ण लोकतंत्र स्थापित किया जाए। संसदीय शासन व्यवस्था की यह प्रमुख विशेषता है कि यह प्रणाली अस्थायी और उत्तरदायी होती है। इसलिए भारतीय संविधान में देश के लिए संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। जो संसदीय शासन प्रणाली जो है सरकार की यह विशेषता होती है कि इसमें मंत्रिमंडल के हाथों में सारी कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है और मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। संसदीय व्यवस्था को अपनाने के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि इसमें उत्तरदायित्व और स्थिरता दोनों पाई जाती है। छठा है कि कठोर और लचीलेपन का समन्वय है हमारा संविधान। इसको समझते हैं किस तरह से है। देखिए, संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला कठोर संविधान और दूसरा है लचीला संविधान। देखिए, लचीला संविधान उसे कहते हैं जिसमें संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान वैसे तो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, लेकिन संविधान निर्माताओं द्वारा
परिभाषित दृष्टि से एक कठोर संविधान का निर्माण किए जाने पर भी इस बात को ध्यान में रखा गया है कि अगर बदलती परिस्थितियों में शीघ्र ही संविधान में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो तो संशोधन की पद्धति दूसरे जटिल संविधान की संशोधन की पद्धति से सरल रखी गई है। देखिए, इस प्रकार जो है भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला है और न ही अमेरिकी संविधान की भांति अत्यधिक कठोर है। भारतीय संविधान ने मध्यम मार्ग को जो है अपनाया गया है। 7वां है संघात्मक शासन एकात्मक लक्षणों के साथ। देखिए, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, किंतु उसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिसमें उसको जो है इसके एकात्मक शासन भी कहा जा सकता है, जैसे एकहरी नागरिकता, एकहरी न्यायपालिका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम तथा सीमाओं आदि में परिवर्तन एवं राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार आदि। इस प्रकार भारतीय संविधान एक ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। 8वां पॉइंट है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य के बारे में भी हमारे संविधान में वर्णन है। देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट उल्लेख किया गया है और उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संबंध में विशेष बात यह है कि संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने के साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन अधिकारों में किन परिस्थितियों और किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य संविधान में एक नया यानी चौथा भाग यानी 4A में और आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है। कौन? मूल कर्तव्य, जो रूस से लिया गया था, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अभी फिलहाल में 11 मूल कर्तव्य हैं। देखिए, 9वां है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, भारतीय संविधान के चौथे अध्याय मतलब चौथा भाग में शासन के संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और इन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहा गया है। इन तत्व आइए आगे देखते हैं। देखिए, इन तत्व में भारत राज्य को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप देने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों की किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी, किंतु फिर भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत तत्व है। यदि नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं किया जा रहा है तो आप इसके लिए जो है किसी भी न्यायालय में जो है केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 10वां है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण जो है ये किस तरह से हमारे संविधान में इसके उल्लेख किया गया है। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का संविधान की रक्षक होने के कारण स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक विशेष व्यवस्था की गई है, जैसे निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग जो है यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। 11वां पॉइंट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का आरंभ। देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के कानून के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लागू किया गया था, जिसने भारत के विभिन्न प्रमुख संप्रदायों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया। नवीन संविधान में इस प्रणाली को हटाकर वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया गया। करोड़ों व्यक्तियों को एक साथ मताधिकार प्रदान करना संविधान सभा का निश्चित ही एक साहसिक कदम था। देखिए, 12वां एकल नागरिकता। भारत में जो है एकल नागरिकता है। देखिए, साधारणतया संघीय व्यवस्था में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। पहली संघ की नागरिकता और दूसरी इकाई या राज्य की नागरिकता, जो संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य राज्य संघों में जो है ऐसी व्यवस्था देखने के लिए जो है मिलती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में जो है बाधक सिद्ध हो सकती है। अतः संविधान निर्माताओं ने संघ राज्य की स्थापना करते हुए भी एकल नागरिकता को अपनाया गया। ठीक है।
13वां पॉइंट है संख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की जो है विशेष व्यवस्था हमारे संविधान में किया गया है। देखिए, प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए इसे बहुमत का अत्याचार कहा जा सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में इस बुराई से बचने के लिए अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। चौथा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देखिए, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के लिए एक आदर्श निश्चित किया गया है और यह आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, ठीक है, जिसके लिए भारत की केंद्रीयता तथा राज्य सरकारें भारतीय नागरिकों को पुष्टिकर भोजन, निवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधा जो है प्रदान करते हैं, जो है प्रदान करे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए तथा आर्थिक समानता के प्रयास किए जाए। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें संविधान में निर्देशित इस व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, जिसके लिए नियोजन की पद्धति अपनाई गई है और समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की नीति निर्धारित की गई है। 15वां है सामाजिक समानता की स्थापना जो है हमारा संविधान किस प्रकार से करता है, उसको देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की यह प्रमुख विशेषता है कि संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि आप किसी के साथ छुआछूत की तरह व्यवहार करते हैं तो इसके अनुसार जो है विधि के अनुसार जो यह दंडनीय अपराध होगा। 16 है एक राष्ट्र भाषा की व्यवस्था। देखिए, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। 17वां है जो कि लास्ट है हमारे संविधान की विशेषता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं होगा। तो देख लिए 2 प्रश्न इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में हमको किस किस प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं उसको भी देखते हैं। आने वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 20 और 21 चर्चा करेंगे, जो कि है लोकतांत्रिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, और दूसरा है भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। इन दोनों प्रश्नों का चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 19 तक बता दिए हैं, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख के अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।